Aminoglycosides are antibiotics mainly used to treat serious gram-negative bacterial infections। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो अमीनोग्लाइकोसाइड्स एक टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड दूसरा है टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकैसिन, सीसोमाइसिन एंड नेटिलमाइसिन। टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल है नियोमाइसिन एंड फ्रोमाइसेटिन। यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। दिस ब्लॉक्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस एंड कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ फॉल्टी प्रोटीन्स विच लीड्स टू बैक्टीरियल सेल डेथ। बैक्टीरिया के सेल के अंदर राइबोसोम होता है और इसी राइबोसोम के अंदर 30S राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स इसी 30S राइबोसोमल सब यूनिट को ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने की वजह से बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर देता है और जो फॉल्टी प्रोटीन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और इसी फॉल्टी प्रोटीन के वजह से बैक्टीरियल सेल का डेथ हो जाता है। यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिसिडल एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम डोजेस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पर प्रिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन का नॉर्मल डोज होता है 3 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जिसको इंट्रावेनस रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए हर 8 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है अमीकैसिन। अमीकैसिन का नॉर्मल डोज होता है 15 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट और इसको भी इंट्रावेनस रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का नॉर्मल डोज होता है 15 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट और इसको इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन का नॉर्मल डोज 3 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है, जिसको इंट्रावेनस रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए हर 8 से 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। लास्ट है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का नॉर्मल डोज होता है 500 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए हर 6 घंटे में एक बार लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस यानी कि क्लिनिकल यूजेस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जेंटामाइसिन एंड अमीकैसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस, निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जेंटामाइसिन एंड अमीकैसिन का इस्तेमाल ज्यादातर सेप्सिस, निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड प्लेग। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस एंड प्लेग डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। टोब्रामाइसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। टोब्रामाइसिन का इस्तेमाल ज्यादातर स्यूडोमोनास इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। नियोमाइसिन इज यूज्ड फॉर स्किन इन्फेक्शन। नियोमाइसिन का इस्तेमाल ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। नियोमाइसिन इज ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया को रिड्यूस करने के लिए भी नियोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरोइया। गोनोरोइया को ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे डिसीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान अमीनोग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अमीनोग्लाइकोसाइड्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है रीनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का रीनल पूरी तरह से इम्पेयर हो चुका है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का किडनी पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में अमीनोग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हियरिंग डिसऑर्डर्स। अगर किसी पेशेंट को हियरिंग डिसऑर्डर्स है तो ऐसे कंडीशन में भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स को अवॉइड करना चाहिए।
इसके बाद है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर किसी पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर अमीनोग्लाइकोसाइड चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में समझ लेते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्लोरोक्विनोलोन्स एक टाइप के ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स होते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स का इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो फ्लोरोक्विनोलोन्स 4 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके एग्जांपल है नैलिडिक्सिक एसिड। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन। इसके बाद है थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके एग्जांपल है लीवोफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स और इसके एग्जांपल है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन एंड जेमिफ्लॉक्सासिन। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। Fluoroquinolones block two key enzymes, DNA gyrase in gram-negative bacteria and topomerase 4 in gram-positive bacteria. This inhibits bacterial DNA replication, leading to bacterial cell death. gram-negative bacteria के अंदर DNA gyrase नाम का एंजाइम होता है एंड gram-positive bacteria के अंदर टोपो आइसोमरेज 4 नाम का एंजाइम होता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स इन दोनों के दोनों एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट होने के वजह से जो बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो भी इनहिबिट हो जाता है, वो भी ब्लॉक हो जाता है और इसी के वजह से बैक्टीरियल सेल का डेथ हो जाता है। इसके बाद हम डोजेस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पे प्रिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन को ओरल रूट के जरिए लिया जाए तो ओरल रूट के जरिए इसका नॉर्मल डोज 250 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम होता है, जिसको हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। लेकिन अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इंट्रावेनस रूट के जरिए लिया जाए तो इंट्रावेनस रूट के जरिए इसका नॉर्मल डोज 200 मिलीग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम होता है, जिसको हर 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन का नॉर्मल डोज 200 मिलीग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम होता है, जिसको ओरल रूट के जरिए हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है लीवोफ्लॉक्सासिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट या फिर इंट्रावेनस रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का नॉर्मल डोज होता है 400 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में एक बार ओरल रूट या फिर इंट्रावेनस रूट के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन का नॉर्मल डोज होता है 400 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। Ciprofloxacin is used in urinary tract infection, gastroenteritis, टाइफॉइड एंड एंथ्रेक्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, टाइफॉइड इन्फेक्शन
एज वेल एज एंथ्रेक्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। ओफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। लिवोफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड इन निमोनिया, ब्रोंकाइटिस एंड साइनसिटिस। लिवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल ज्यादातर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस एंड साइनसिटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। नॉरफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान फ्लोरोक्विनोलोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फ्लोरोक्विनोलोन्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। अगर कोई छोटे बच्चे हैं या फिर एडोलेसेंट है, यानी कि जिनका एज 12 साल से कम है, तो इन बच्चों के अंदर कभी भी फ्लोरोक्विनोलोन्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर कोई फीमेल पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी फ्लोरोक्विनोलोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है टेंडन डिसऑर्डर्स। अगर किसी पेशेंट को टेंडन डिसऑर्डर्स हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी फ्लोरोक्विनोलोन्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है सीजर डिसऑर्डर्स। अगर किसी पेशेंट को सीजर डिसऑर्डर है, तो ऐसे कंडीशन में भी फ्लोरोक्विनोलोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है फ्लोरोक्विनोलोन से, तो ऐसे कंडीशन में भी फ्लोरोक्विनोलोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर फ्लोरोक्विनोलोन्स वाला चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम मैक्रोलाइट्स के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। मैक्रोलाइट्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स दैट आर प्राइमरली इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो मैक्रोलाइट्स एक टाइप के बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं और इनका इस्तेमाल ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलाइट्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो मैक्रोलाइट्स 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन मैक्रोलाइट्स। इसके एग्जांपल है अरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन मैक्रोलाइट्स और इसके एग्जांपल है रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड अजिथ्रोमाइसिन। इसके बाद है थर्ड जनरेशन मैक्रोलाइट्स। इसके एग्जांपल है फिडेक्सोमिसिन। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मैक्रोलाइट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मैक्रोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। Macrolides inhibit bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit and inhibits the growth of bacteria. They are bacteriostatic but may be bactericidal at higher concentration. बैक्टीरिया का जो सेल होता है, इस सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसी राइबोसोम के अंदर 50S राइबोसोमल सब यूनिट भी प्रेजेंट होते हैं। ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। मैक्रोलाइट्स इसी 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने की वजह से बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने की वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ भी पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है। मैक्रोलाइड एक टाइप के बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर इनको हायर कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया गया, तो यही मैक्रोलाइड्स बैक्टीरियोसाइडल एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हम डोजेस ऑफ मैक्रोलाइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मैक्रोलाइड्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं।
सबसे पहला है अरिथ्रोमाइसिन। अरिथ्रोमाइसिन का नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए हर 6 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन का नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन का नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, और इसको ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है रॉक्सिथ्रोमाइसिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 150 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में 2 बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। लास्ट है फिडेक्सोमिसिन। फिडेक्सोमिसिन का नॉर्मल डोज होता है 200 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए 10 दिन के लिए डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। नेक्स्ट हम इंडिकेशंस ऑफ मैक्रोलाइट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मैक्रोलाइट्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अरिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन। अरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल ज्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एज वेल एज स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन is used in the treatment of respiratory tract infection, skin infection and H. pylori infection। क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल ज्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन एंड H. pylori इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अजिथ्रोमाइसिन is used in the treatment of bronchitis, pneumonia, sinusitis, chlamydia and typhoid fever। अजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल ज्यादातर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनसिटिस, क्लेमिडिया एंड टाइफॉइड फीवर को ठीक करने के लिए किया जाता है। और ऑक्सीथ्रोमाइसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। और ऑक्सीथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिडेक्सोमिसिन इज यूज्ड इन डायरिया। फिडेक्सोमिसिन का इस्तेमाल ज्यादातर डायरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मैक्रोलाइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान मैक्रोलाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैक्रोलाइड्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है मैक्रोलाइड से, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी मैक्रोलाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है लीवर फेलियर। अगर किसी पेशेंट का लीवर पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी मैक्रोलाइड्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर किसी पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में भी मैक्रोलाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मैक्रोलाइड्स।